Very good morning to all of you. I wish you all are happy and safe in this corona time. Today we are going to discuss history of plant pathology. तो प्लांट पैथोलॉजी की इतिहास की अगर बात करें तो इसकी इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जिसमें माइकोलॉजी के अंदर क्या हुआ, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर क्या हुआ, वायरोलॉजी के अंदर क्या हुआ और ओवरऑल इन सबको मिला के प्लांट पैथोलॉजी के अंदर क्या हुआ। मैं इस पूरी कहानी का जब समाप्त हो जाएगा तो मैं एक सवाल आपके सामने करूंगा कि आपको चूज करना है कि माइकोलॉजी के अंदर, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी के अंदर और एंशिएंट टाइम में हु विल बी डिजर्व, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सो शुरुआत करते हैं आज की अपनी स्टोरी को। तो देखो, प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास का अगर सिग्निफिकेंट अगर हिस्ट्री के अंदर किसी ने सबसे पहले मेंशन किया है तो वो है हमारे थियोफेस्टस साहब, जो फादर ऑफ बॉटनी भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, और इसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि प्लांट में भी डिजीज होती है, बट उसका कोज क्या है ये क्लियरली उन्होंने मेंशन नहीं किया। उस समय तक क्या माना जाता था, रोम, इटली, यूरोप में क्या माना जाता था कि ये जो बीमारी है, जो डिजीज है, वो एक्चुअली जो भगवान है, जो गॉड है, उनकी नाराजगी होती है, वो हमसे रूठ जाते हैं। तो बाढ़, आंधी, तूफान, अकाल, बरसात, इनके रूप में अपनी नाराजगी को वो शो करते हैं, है ना। तो इस तरीके से थियोफेस्टस के टाइम से सिग्निफिकेंट हिस्ट्री का ये प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास में रिसर्च मिलती है। उसके बाद बात करें कि एंशिएंट टाइम में भी क्या थियोफेस्टस के टाइम से ही सिग्निफिकेंट रोल मिला है क्या, तो एक सवाल यहाँ पर आएगा, जी नहीं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में देखो ऋग्वेद, अर्थ पुराण, अपने विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, इनमें भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिजीज, प्लांट में डिजीज का मेंशन वहाँ पर भी किया गया है। और वहाँ पर भी देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज वो यूज करते थे कि जैसे देसी टेक्नोलॉजी, मतलब कि काऊ यूरिन, मिल्क, घी, इस तरीके से टॉप ट्री ड्रेसिंग करना, फ्यूमिगेंट्स करना, सीड ट्रीटमेंट करना, इन सब का मेंशन हमें जो एंशिएंट एरा है उसमें हमको मिलता है। एक सुरपाल नाम के ऋषि थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी वृक्ष आयुर्वेदा, उनके अंदर क्लियरली मेंशन था प्लांट के डिजीज के बारे में और कंट्रोल के बारे में। तो इस तरीके से प्लांट पैथोलॉजी का हिस्ट्री एंशिएंट एरा के अंदर भी क्लियरली मेंशन होती है। उसके बाद क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी तक, हाँ जी हाँ, 16वीं शताब्दी तक प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास में कोई भी सिग्निफिकेंट रिसर्च नहीं हो पाई। इसलिए इस एरा को या इस शताब्दी तक को डार्क एज कहा जाता है। प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास में डार्क एज, डार्क पीरियड कहा जाता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है सिग्निफिकेंट प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास की, तो वो होती है 17वीं सेंचुरी से, 17th सेंचुरी से हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का उद्भव होता है। उसको मैंने बहुत ही स्टोरी टेलिंग के रूप में आपके सामने सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत स्टोरी डिजाइन की है। वो विश्वास करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही सिंपल रूप में समझ में आएगी। तो आप तैयार हैं? तो ठीक है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ हमारी प्लांट पैथोलॉजी इतिहास की स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, उस स्टोरी का नाम है आपके स्क्रीन पर, बंटी दादा के प्रेमिका बेरी। जी हाँ, बंटी दादा के प्रेमिका बेरी। जिस प्रकार से हर एक फिल्म में किरदार होता है, हर एक फिल्म में लव स्टोरी होती है, ट्रायंगल होता है, नोक झोंक होती है, लड़ाई होती है, इंटरवल होती है और क्लाइमैक्स होता है और लास्ट में मोरल निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी स्टोरी के अंदर भी आपको ये सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर होगी, आप इन सब फीलिंग्स को आप फील करोगे। तो आप तैयार है? आप इस क्यूरियोसिटी के साथ देखिए, उस क्यूरियोसिटी के साथ हमारे बंटी दादा की प्रेमिका बेरी स्टोरी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो आप में क्यूरियोसिटी हो गई होगी, अरे साहब ये बंटी दादा कौन है, ये बंटी दादा कौन है, बंटी दादा क्या करते थे, कैसे इंसान थे और इनकी पेडिग्री ने क्या क्या कमाल के काम किए हैं। बस इसी क्यूरियोसिटी को मैं चाहता हूँ और इसी क्यूरियोसिटी के साथ मैं आपको हमारी स्टोरी पे ले जाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं हमारी स्टोरी का लोकेशंस। तो
तो पेश है आपके सामने इस दुनिया का पूरा मैप और बात कर रहे हैं यहाँ पे हम 17वीं शताब्दी के अंदर। आपको पता है कि 17वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के अंदर किसका इम्पैक्ट था या किसका इफेक्ट था? यूरोप कंट्रीज का इफेक्ट था। यूरोप कंट्रीज अपने आप में पूरा का पूरा वर्चस्व फैलाई जा रही थी और साथ में यूरोप कंट्रीज के अंदर भी अगर प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास की बात करें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड, ये 4 से 5 कंट्री लगभग 90% रोल प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास का जो साइंटिस्ट है वो इसी जगह से निकल के आते हैं। और साथ में जो यूएसए कंट्रीज है, यूएसए जो पैसिफिक में यूएसए कंट्रीज है, वो भी तीव्र गति से क्या कर रही थी, वो आगे बढ़ रही थी और यूरोप की कंट्रीज के जो साइंटिस्ट उनके वर्क को ऑब्जर्व कर रही थी। तो ये पूरा लोकेशन है हमारी कहानी का और आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको कौन से कॉन्टिनेंट में लेके जा रहा हूँ, कौन से कॉन्टिनेंट यानी यूरोप में आपको लेके जा रहा हूँ। तो पेश है हमारी स्टोरी का लोकेशन नंबर 1। तो ले चलते हैं आपको पहली सिटी जिसको हॉलैंड, नीदरलैंड, डच सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरी सिटी आपके सामने है और अल्फा टावर आप देखते ही पहचान होंगे, फ्रांस। तीसरी है बहुत ही फेमस ब्रिज, इसका इटली का फेमस ब्रिज। और लास्ट में हिस्टोरिकल प्लेस जर्मनी। जी हाँ, ये 4 कंट्रीज के अंदर देखना आप कितने साइंटिस्ट, यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आपको देखना मिलेगा। तो तैयार है आप हमारे किरदार को प्रस्तुत करने के लिए? मैं एक एक किरदार आपके सामने लेके आऊँगा, एक एक फीलिंग में आपको लेके आऊँगा इसके अंदर, और कैसे उनका रिलेशंस है वो सारे के सारे मैं आपको पेश करने वाला हूँ। तो शुरुआत होती है, देखो शुरुआत होती है 1665 में। मैंने कहा था कि 16वीं शताब्दी तक कोई भी सिग्निफिकेंट रिसर्च नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आपको पता है डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना था कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये डिजीज पर्टिकुलर किसी पैथोजन के कारण होती है। बट 1665 यानी 17वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक साहब। कौन थे साहब? रॉबर्ट हुक। हाँ जी हाँ, आपने नाम सुना ही होगा बचपन से, पहली क्लास से अपन पढ़ते हैं कि कोशिका की डिस्कवरी किसने की, कोशिका शब्द किसने दिया? जी हाँ, वही रॉबर्ट हुक साहब है। रॉबर्ट हुक साहब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या थे? यूरोपियन कंट्रीज में एक बायोलॉजिस्ट थे जो बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप्ड किया। जी हाँ, नोट करना, मैंने यहाँ पे उनको क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बनाया नहीं, क्योंकि बनाया तो जैकरिसन जेनसन ने पहले ही बना दिया था, बट वो मैथमेटिकल पर्पस के लिए बनाया था। उसको बायोलॉजिकल पर्पस के लिए सबसे पहले अगर यूज किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, या अपन कह सकते उसको मॉडिफाइड किया, डेवलप्ड किया, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा माइक्रोस्कोप में और बहुत सारे कोशिका को देख के उन्होंने डायग्राम्स बनाने शुरू किए, पिक्चर्स बनाने शुरू की, और उन सारे पिक्चर्स को एक बुक में नाम छपा दिया, उस बुक में छाप दिया और उस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया पड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना होगा, माइक्रोग्राफिया अपने आप में एक ऐसी बुक थी कि अगर ये बुक नहीं आती तो आज प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास कम से कम 100 साल पीछे चल रहा होता। आप याद करो, देखो 1665 के अंदर उस रॉबर्ट हुक ने, जहां आज अपने प्रैक्टिकल लैब, अगर अपने कॉलेज की बात करें तो अपन पास माइक्रोस्कोप नहीं है, अपन बैक्टीरिया को प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, और 1665 यानी 400 साल पहले रॉबर्ट हुक ने बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए देख लिया था। तो रियली बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पे हिस्टोरिकल काम किया रॉबर्ट हुक साहब ने। उसके बाद देखो चलते हैं 1676 में ल्यूवेन सिटी, हॉलैंड की ही एक ल्यूवेन सिटी थी जिसमें एक होकर साहब थे। क्या नाम था? होकर साहब था। चलिए मैं मिलाता हूँ आपको होकर साहब से। ये रहे हमारे होकर साहब। होकर साहब क्या थे कि ल्यूवेन सिटी में होकर साहब थे, इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस कह सकते हैं कि क्लॉथ मर्चेंट, मतलब कपड़े के व्यापारी थे ये। कपड़े के अंदर छोटे छोटे कारीगरी का काम किया करते थे। अगर आपने देखा होगा तो जिसको बोलते हैं अपन छोटे छोटे जयपुर की कारीगरी प्रसिद्ध है ना, तो इस प्रकार से ये क्या करते थे, कपड़े के अंदर काम किया करते थे। एक दिन की बात है, यूएसए से एक लेडी आई। उन लेडी का नाम क्या था? मिसेज स्मिथ। क्या नाम था साहब? मिसेज स्मिथ नाम था उनका। यूएसए से आई थी, अपने बहू के साथ आई थी। उनकी बहू प्रेग्नेंट थी, बच्चा देने वाली थी। उन्होंने देखा कि यहाँ ये जिसका क्लॉथ की दुकान है, होकर साहब की शॉप में आती है और खड़ी होकर देखती है। तो होकर साहब पूछते हैं कि माता जी या ओल्ड लेडी या मिसेज स्मिथ आप क्या लेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं साड़ी खरीदना चाहती हूँ, ये बारीक पर मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ये बात होकर साहब ने जब सुनी कि होकर
साहब को बुरी लगी कि ऐसा क्यों कि ओल्ड लेडी मेरी साड़ियों को देख नहीं सकती है। और उस रात होकर साहब क्या करे, सो नहीं सके। उस रात होकर साहब सो नहीं सके, उनको नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठते हैं तो वो विचार करते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि जिससे हर इंसान देख सके, हर इंसान मेरी जो ब्यूटी है, मेरी जो क्लॉथ है, जो मैं करना चाहता हूँ, हर इंसान देख सके। और आपको पता ही है कि जब भी अपन सोचते हैं कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो आपको जब भी किसी सामने कहा है कि किसी भी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में आपको लग जाती है। जी हाँ, हॉकर साहब के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने एक लेंस बना दिया, उन्होंने एक लेंस बना दिया। उसको बाद में किस नाम से जाना लगा, सिंपल लेंस के नाम से या सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जाने लगा। देखिए ये लेंस लगने के बाद वो महिला कैसे चश्मा लगाती है और कैसे खुश प्रतीत हो रही है, कैसे खुश प्रतीत हो रही है। तो ये साहब थे जो ल्यूवेन सिटी से बिलोंग करते थे और हॉकर नाम था। बाद में जाके किस नाम से प्रसिद्ध हुए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम से प्रसिद्ध हुए। जी हाँ, वही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो आप सब जानते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जी हाँ, मैंने बताया भी है आपको, क्योंकि क्लॉथ मर्चेंट का काम करते थे, तो इन्होंने अपना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया था, क्लॉथ मर्चेंट कर लिया था। इस तरह के किसी जब अब आपको यहाँ पर सिंपल लेंस पता पड़ गई, कंपाउंड लेंस की डिस्कवरी हो गई, तो मेन किरदार को मैं आप यहाँ पे पेश करने वाला हूँ जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे बंटी दादा का। जी हाँ, बंटी दादा घूमते घूमते जब हॉलैंड सिटी के अंदर आते हैं तो उनको पता पड़ता है कि कोई ऐसा यंत्र खोज लिया गया है जिससे हम छोटी से छोटी चीज को भी देख सकते हैं। तो बंटी दादा क्या करते हैं, वहां से हॉलैंड से इस यंत्र को ले आते हैं। तो पहले मैं बंटी दादा के किरदार को आपको समझाता हूँ कि बंटी दादा क्या किरदार थे। देखिए बंटी दादा की चेहरा देखिए, क्या खुश मिजाज चेहरा है। बंटी दादा को एक शौक था, क्या शौक था साहब, तिल के लड्डू खाने का शौक था। तिल के लड्डू इतने बेसब्री से खाते थे, जो भी इंसान इनके पास आता सबको तिल के लड्डू खिलाते थे। और इनके स्वभाव की मैं बात करूं तो इतने विनम्रशील स्वभाव थे कि इन्होंने लोगों में जाके, फ्रांस के अंदर लोगों में जहां लोग ये मानते थे कि डिजीज तो भगवान की देन है, डिजीज तो भगवान की देन है, तो ये जा जाके लोगों को समझाते थे कि ऐसा नहीं है, डिजीज किसी कारण से होती है। लोगों को ये तिल के लड्डू बांटा करते थे, अच्छे अच्छे कर्म किया करते थे। इनके घर पे जो भी आता था वो कभी भूखा नहीं जाता था। ऐसे थे हमारे बंटी दादा साहब। इस वजह से तिल के लड्डू खाने की वजह से, तिल के लड्डू दान करने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा साहब, ये तिलेट नाम से फेमस हुए। किस नाम से, जी हाँ, ये तिलेट नाम से फेमस हुए। अब तिलेट नाम देखो यहाँ पे, तिलेट नाम के जो बंटी दादा थे उनकी शादी होने के बाद ऑब्वियसली बात है बच्चे हुए होंगे। उनके दो बच्चे होते हैं, एक होता है बेटा और एक होती है बेटी। बेटे का नाम था प्रीवोस्ट और बेटी का नाम था मेरी। मेरी की शादी होती है पेमी साहब से। किससे होती है साहब, पेमी साहब से। एक और इंटरेस्टिंग किरदार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, पेमी साहब। पेमी साहब इटली के रहने वाले थे। उनकी शादी होती है बंटी दादा की बेटी के साथ, यानी बंटी दादा की बेटी के साथ शादी होने पर पेमी साहब बंटी दादा के जवाई कहलाते हैं। पेमी साहब बंटी दादा की बेटी को लेके अपनी इटली आते हैं और अपना वैवाहिक जीवन सुखद पूर्वक निर्वाह करते हैं। पर पेमी साहब को एक आदत थी। एक तो ये थी कि वो बंटी दादा से बड़े प्रभावित थे, उनके काम से बड़े प्रभावित थे। और दूसरा उनको एक और शौक था। पेमी साहब को क्या था कि वो जितने भी फ्रूट्स होते थे उन फ्रूट्स के अंदर क्या होते थे, जो छोटे छोटे से फंगस लग जाते थे, काले काले ब्लैक स्पॉट हो जाते थे, उनको देखा करते थे। क्यों देखा करते थे, क्योंकि जब वो अपनी ससुराल में शादी करके आए थे तो बंटी दादा के पास उन्होंने लेंस देखा था। उस लेंस को वो लेके आ गए थे और लेंस से वो देखते थे तो सबसे पहले फंगस का अगर कल्चर किसी ने किया तो वो हमारे पेमी साहब ही थे। देखो पेमी साहब ने सबसे पहले फंगस का कल्चर करके ये प्रूव किया कि भैया कि फंगस है ना, फंगस का स्पोर से जर्मिनेशन होता है। उससे पहले क्या माना जाता था, उससे पहले तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन माना जाता था कि फंगस अपने आप ही पैदा होते हैं और अपने आप ही पॉपुलेशन बढ़ते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या कह दिया कि फंगस तो स्पोर से जर्मिनेट होते हैं और अपनी एक बुक लिख दी, एक नोवा प्लांटेरम जेनेरा। नोवा मतलब नया प्लांटेरम आने वाला है, जिसके अंदर 900 फंगल स्पीसीज के बारे में उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन रख दिया। और यही पेमी साहब किस नाम से फेमस हुए, पीए मिशेली के नाम से फेमस हुए। जी हाँ, वही पीए मिशेली जिसको आप जानते हैं, ये वही पेमी साहब है देखो, जिन्होंने माइकोलॉजी की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। माइकोलॉजी मतलब फंगस की शुरुआत कर दी थी, फंगस के बारे में बता दिया था कि फंगस का जर्मिनेशन स्पोर से होता है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। देखिए पेमी साहब
जब ये प्रसिद्ध हो गए, बहुत नाम कम लिया, और पेमी साहब जब आते हैं अपने ससुराल 1755 में, जब ये ससुराल आते हैं और अपने बंटी दादा को बोलते हैं, मतलब अपने ससुर जी को बोलते हैं कि बंटी दादा आप इतने अच्छे इंसान हो, ससुर जी आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतना अच्छा काम करते हो, आपने गेहूं की फसल उगा रखी है, गेहूं की स्पोर आप देखते रहते हो, तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों में आपका नाम हो, लोगों में आपकी रिसर्च के प्रति जागरूकता हो। तो बंटी दादा पेमी से प्रभावित होकर देखो उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और रिसर्च पेपर भी किस नाम से किया भाई, बंटी तो खुद थे ही, तो बंट नाम रख दिया। जो गेहूं के अंदर ये ब्लैक 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 बीमारी देखते थे तो उनको उस पे पेपर लिख दिया, बंट डिजीज नाम लिख दिया। और देखो जिस दिन ये पब्लिश करके आ रहे थे उस दिन की फोटो देखिए आप, और इनके लेफ्ट हैंड में खड़े हैं इनके जवाई साहब पीए मिशेली साहब। तो यहाँ पर बंटी दादा ने एक पेपर रिलीज कर दिया जिसका नाम था बंट डिजीज पर। बट यहाँ पर एक बंटी दादा से एक गलती हो गई, उन्होंने इस पेपर में ये मेंशन कर दिया था, क्या कर दिया था कि जो डिजीज होती है, जो डिजीज होती है वो पाउडर के कारण होती है, और पाउडर में टॉक्सिन क्रिएट करता है, उस वजह से डिजीज होती है। ये बात उन्होंने मेंशन कर दी थी जो गलत साबित हुई थी, जो गलत साबित हुई थी। अब गलत साबित हुई थी, अगर आपको पता है कि माँ बाप की अगर कोई गलती होती है, माँ बाप ने अगर अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, तो उनकी गलतियां बच्चे सुधारा करते हैं। ये बात प्रिवोस्ट साहब को बहुत बुरी लगी, और प्रिवोस्ट साहब ने डिटरमिनेट ले लिया, कसम खा ली कि मैं मेरे बंटी दादा का नाम रोशन करके रहूंगा, मैं मेरे पिताजी का नाम, टिलेट साहब का नाम मैं वापस लाके रहूंगा। कि उन पे रिसर्च करी, 10 साल तक प्रिवोस्ट साहब ने रिसर्च करी, और रिसर्च करके क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये जो बंट डिजीज है वो फंगस के कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फंगस होता है। और जब नामकरण करने की आई, फंगस का क्या नामकरण करे, तो प्रीवोस्ट ने नाम बोला कि मैं तो नाम रखूंगा तो टिलेशिया कैरिस ही नाम रखूंगा। जैसे ही उन्होंने नाम रखा तो यूएसए कंट्रीज वाले, जी हाँ, यूएसए कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हुआ, वो बोले नहीं आप ये नाम नहीं रख सकते, प्रीवोस्ट बोला नहीं मैं तो यही नाम रखूंगा। तो ऐसा दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आई। तो प्रिवोस्ट साहब उनके मेंटर, जो भी कोई परेशानी होती थी, तुलसाने ब्रदर्स के पास जाते थे। किसके पास जाते थे? तुलसाने ब्रदर्स के पास जाते थे। तुलसाने ब्रदर्स के पास गए और तुलसाने ब्रदर्स को बोला कि ऐसी ऐसी परेशानी आ गई है साहब, क्या करें? तो तुलसाने ब्रदर्स ने बोला डोंट वरी, आई एम हियर। तुलसाने ब्रदर्स ने उस प्रीवोस्ट के काम को पूरा का पूरा चेक किया, कंफर्म किया, और फाइनली प्रूव कर दिया कि प्रीवोस्ट ने जो बात कही थी वो एकदम सही है, और इस फंगस का नाम क्या होना चाहिए? टिलेशिया कैरिस होना चाहिए। तो देखिए इसका बंटी दादा के नाम पर ही, टिलेट के नाम पर ही इस फंगस का नाम क्या रखा गया? बंट का नाम टिलेशिया कैरिस रखा गया, टिलेशिया कैरिस रखा गया। और इस काम को करने के कारण तुलसाने ब्रदर किस नाम से फेमस हुए? रिकंस्ट्रक्टर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। की प्लांट पैथोलॉजी को एक बार वापस रिकंस्ट्रक्ट किया, जो दुविधा आ गई थी, जो बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस आ गई थी, उसको दूर किया। साथ में तुलसानी ब्रदर्स ने एक और काम किया कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, फंगस की पॉलीमॉर्फिज्म नेचर के बारे में बताया। ये बताया कि फंगस के कई रूप होते हैं, क्योंकि देखो ये ब्रदर्स हैं, आपस में दो भाई हैं, तो इन्होंने रूप के बारे में बात की, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात की। और जाते जाते जी हाँ, एक और वापिस टेंशन वही अटेंशन कि जाते जाते प्रीवोस्ट को क्या आशीर्वाद दे के गए। आशीर्वाद सुनिए उनका, आशीर्वाद ये था कि जाओ, तुम्हारे हम दो भाई हैं तो तुम्हारे भी दो जुड़वा बेटे होंगे, तुम्हारे तो जुड़वा बेटे होंगे। तो प्रीवोस्ट के दो जुड़वा बेटे होते हैं, दोनों बेटे होते, एक का नाम प्रीवोस्ट ने परसून रखा था और एक का नाम फ्राइस रखा था। एक का नाम परसून रखा था, एक का नाम फ्राइस रखा था। जी हाँ, ये दोनों बेटे प्रीवोस्ट के बेटे हैं और बंटी दादा के पोते हैं। इनमें वही खून जोड़ रहा होगा जो बंटी दादा के खून में जोड़ रहा होगा। तो क्यों आप सोचिए कि आगे क्या करने वाले होंगे। जी हाँ, ये भी फंगस भी करने वाले होंगे। जब फैमिली में बैकग्राउंड ऐसा मिला है तो इन्होंने भी क्या काम शुरू कर दिया कि उस समय कैरोलस लीनियस साहब आए हुए थे और कैरोलस लीनियस एनिमल और प्लांट के नोमेनक्लेचर किए जा रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम भी क्या करते हैं, फंगस का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो परसून और फ्राइस दोनों जुड़वे भाई, सगे भाई, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, नोमेनक्लेचर किया फंगस का। तो सबसे पहले अगर फंगस का नोमेनक्लेचर किया तो साहब परसून एंड फ्राइस के द्वारा किया गया।
अब कहानी में ट्विस्ट आता है। आपको पता है कि जब भी दो भाई एक साथ रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा ईगो क्लैश आ जाता है। यही ईगो क्लैश हुआ। फ्राइस ने सोचा कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। फ्राइस ने क्या कर दिया, अपने भाई से विश्वासघात कर दिया। जी हाँ, वही विश्वासघात जो आपने हिस्ट्री में, आपकी अपनी इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सुना होगा विश्वासघात की बातें। वैसे विश्वासघात इसने क्या किया, अकेले 1821 के अंदर एक बुक लिख दी और उस बुक का नाम क्या रखा, सिस्टम ऑफ माइकोलॉजिकम बुक रख दिया। इस बुक के अंदर सारे के सारे जो नोमेनक्लेचर थे फंगस के अंदर वो मेंशन कर दिए और अपने भाई परसून का जिक्र तक नहीं किया। और इस बुक को किस नाम से जाना लगा, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि उस वक्त कैरोलस लीनियस भी बुक एनिमल और प्लांट की रिलीज कर चुके थे और इसने फंगस की बुक रिलीज कर दी। तो सिस्टम ऑफ माइकोलॉजी का बुक किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, फ्राइस के द्वारा, और इसे क्या कहा जाएगा, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी के द्वारा कहा जाएगा। उधर फ्राइस के इस काम से परसून भाइयों में लड़ाई हो गई। इन दोनों भाइयों में आपस में द्वंद्व हो गया। आपने भाई बंधुओं की लड़ाई सुनी होगी, हर घर में होती है। इस घर में भी, बंटी दादा की फैमिली में भी बंटवारा शुरू हो गया, बंटवारा हो गया, भाई भाई लड़ने लगे। और परसून ने भी फिर क्या किया कि 1822 के अंदर जो वीट था, वीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस नाम दे दिया। आपने वीट रस्ट का सुना होगा, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस नाम किसने दिया, वो परसून ने ही दिया। क्योंकि एक नाम रह गया था जो सिस्टम ऑफ माइकोलॉजिकम में नहीं लिखा गया था, वो नाम उसने पकड़ा, किसने, परसून ने, और पक्सिनिया ग्रेमिनिस नाम दे दिया। यहाँ पर दोनों भाइयों के अंदर बड़ी द्वंद्व हो गई, लड़ाई हो गई, बंटवारा हो गया। आपने सुना होगा कि हर दुख के बाद सुख आता है, हर दिन, हर रात के बाद दिन आती है, और हर एक मुसीबत के बाद अच्छी घड़ी आती है। तो इन परिवार को क्या पता था कि आने वाले समय में हमारे साथ कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ, हर इस दुख के बाद टेमी साहब के घर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक बच्चे ने जन्म लिया। जी हाँ, एक और नया करैक्टर में शो कर रहा हूं आपके सामने। बेरी साहब बच्चे का जन्म होता है किसके, पीए मिशेली के साथ में। अरे घर घर दिए जलते हैं, घर घर उत्साह होता है क्योंकि पेमी साहब के घर बच्चा हुआ है। अब यहाँ पर उसका नाम क्या रखा गया, बेरी। बेरी नाम के पीछे भी क्या है, हिस्ट्री। वो क्या हिस्ट्री है कि जब बेरी हुआ था तो बेरी को बचपन से ही बहुत बेर खाने का शौक था। साहब, बेर एक फ्रूट होता है, आप सबको पता है। पीए मिशेली साहब फ्रूट पे काम करते थे तो उनके घर में फ्रूट रहता था, तो बेरी को बेर खाने का शौक था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बेरी। और यही बेरी साहब आगे जाकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए, एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी के नाम से यहाँ पर जाके क्या हुए, वो फेमस हुए। एंटोन डी बेरी वही है जो यहाँ पर बेरी थे। अब देखो उनके नाना जी, एंटोन डी बेरी के नाना जी कौन, बंटी दादा, अपने आप में एक फंगल स्पेशलिस्ट। उसके पिताजी कौन, पीए मिशेली। अरे साहब क्या बताऊं, उनकी जो कल्चर, सबसे पहले जो फंगल कल्चर टेक्निक की थी, अगले 125 साल तक उसी टेक्नोलॉजी को उसको माना गया, जिसको सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि प्योर कल्चर की टेक्निक अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। उनके एंटोन डी बेरी के मामा कौन, प्रीवोस्ट। अरे बहुत तगड़ा काम किया। उनके कजिन कौन, परसून फ्राइस, उन्होंने भी बहुत तगड़ा काम किया। तो आप अनुमान लगाइए, बेरी ऐसे जब परिवार में जन्म लेता है तो क्या वो अच्छा काम नहीं करेगा, क्या वो भी अच्छा काम करेगा। पर बेरी को बनना था कुछ और ही। यहाँ पर बेरी की इच्छा थी कि नहीं पापा, वो अपने पिताजी से बोलता है, पेमी साहब से, नहीं पिताजी, कि नहीं मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। साहब, हर एक बच्चे का सपना होता है, बेरी का भी सपना था कि नहीं मेरे को एक डॉक्टर बनना है। और बेरी साहब डॉक्टर बनने के लिए आ जाते हैं अपने जर्मनी के अंदर। जर्मनी में बेरी साहब की एंट्री होती है। जर्मनी में वो पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते 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 उनको एक महिला से प्यार हो जाता है। जी हाँ, लव स्टोरी एंगल आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। और जिस महिला से उसको प्यार होता है उसका नाम था ले लो। उसका नाम क्या था, ले लो। बेरी साहब को उस ले लो महिला से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के आशिकी के अंदर, एक दूसरे के बिल्कुल कि हम जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, सातों वचन सातों जन्म तेरे साथ, इस तरीके से वो रहने लगते हैं। जब बेरी साहब अपने पिताजी को इस लव स्टोरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पिताजी हमको शादी करनी है, तो पेमी साहब बोलते हैं ठीक है, इट्स योर डिसीजन, यू ऑल आर डिजर्विंग पर्सन, यू ऑल आर मैच्योर पर्सन, यू कैन टेक ऑन योर डिसीजंस। तो बेरी साहब बड़े खुश होते हैं और ले लो जो उनकी लवर है उनसे बात करते हैं कि ठीक है हमारी शादी हो जाती है। बट ले लो जो यहाँ पर उनकी पत्नी, मतलब जो फियांसे या जो लवर थी, वो कहती है
हम शादी तो करेंगे बट मेरी एक शर्त है। जी हाँ, हर एक लड़की की शर्त होती है, उसी प्रकार ले लो मतलब उन्होंने भी एक शर्त रखी। वो शर्त आप जानना चाहेंगे क्या थी? अरे वो शर्त बहुत इंपॉर्टेंट शर्त थी और उस शर्त के नाम भी देखो क्या हुआ। उसने शर्त ये रखी कि मैं मेरे पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता के माता पिता का मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो अगर अपनी शादी होती है तो बेरी साहब आपको इटली छोड़कर जर्मनी ही शिफ्ट होना पड़ेगा। बेरी साहब इस बात को मान जाते हैं और वो परमानेंट जर्मनी ही शिफ्ट हो जाते हैं। ले लो बेरी शादी करते हैं और आराम से जीवन यापन करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं बेरी साहब, और पैथोलॉजिस्ट के डॉक्टर बन जाते हैं। अब देखो बेरी के अंदर किसका खून दौड़ रहा है साहब? खून तो बंटी दादा क्या पेमी साहब का ही दौड़ रहा है। तो एक घटना होती है। क्या घटना होती है उसमें? 1845 के अंदर आयरिश फेमाइन होता है। आप सबको पता है कि आयरिश के अंदर 1845 से 1850 के बीच में 25% पॉपुलेशन ड्यू टू इस बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। ये बेरी साहब को इस घटना के बारे में पता लगता है तो पता है कि हम बंटी दादा के खून है। अरे मेरे दादाजी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। इस जीवन में आया हूँ तो जीवन में कुछ ना कुछ मेरे को शेयर करना चाहिए। इस जीवन से मैं जाऊँ जब कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ से कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो बेरी साहब का क्या हुआ? 1860 के अंदर जाते हैं आयरिश फेमाइन में, मतलब आयरिश में जाते हैं, वहाँ से पोटैटो के सैंपल लेके आते हैं और जर्मनी में आकर रिसर्च करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं साहब? उसकी ट्रायल लगाते हैं, रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। और रिसर्च के दौरान उन्होंने एक वार्ड को रख दिया था जो उसकी रिसर्च एक्सपेरिमेंट है उसकी देखभाल कर सके। और फाइनली बेरी साहब रिसर्च करके पता लगाते हैं कि जो आयरिश फेमाइन जो पोटैटो के अंदर बीमारी हुई है, जी हाँ, ये एक फंगस के कारण हुई है। और उस फंगस का नाम उन्होंने रखा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। जी हाँ, आयरिश फेमाइन का सबसे पहले जो फंगस का नाम दिया गया फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, और उस बीमारी को लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जाना लगा। और बेरी साहब यही नहीं रुके, उनका बहुत नाम हुआ। आपको पता है जब भी इतने इंसान के लोगों की जान बचाई और उसने इस पता लगाने की यार ये फंगस था, तो सोचो पूरी दुनिया में जिस प्रकार आज कोरोना चल रहा है, कोरोना के कारण कितने पूरी दुनिया के कारण ताहीमाम मच रहा है। तो अगर कोई ऐसा डिस्कवर कर दे कि जिससे उस कोरोना बीमारी का इलाज पता पड़ जाए, तो सोचो उस पर्सन का उस पूरी दुनिया के अंदर कितना नाम होगा। जी हाँ, वही घटना, वही सेम बेरी का भी पूरी दुनिया के अंदर नाम हो गया था। बेरी का कॉन्फिडेंस जम गया था। तो उसने क्या किया, बहुत सारी और रिसर्च की और पढ़ाई की और काम करते रहा, रिसर्च करते रहा, एक्सपेरिमेंट करते रहा। और उसने क्या किया, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप का भी पूरी लाइफ साइकिल उसने डिस्कवर कर डाली। उसने जो रस्ट का हेटेरोजियस नेचर भी उसने पता कर डाला। उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई, लाइकेन एंड मिक्सोमाइसिटीज। ये बुक भी उसने लिखी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो उसने क्या किया, उसने रिलेशन देखा। उसने क्या रिलेशन देखा कि फंगस का क्या प्लांट के साथ कोई रिलेशन है क्या? तो फंगस का जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे उनके बीच में रिलेशन देखा। और रिलेशन को सबसे पहले सिम्बायोसिस टर्म भी किसके द्वारा दिया गया साहब? पेमी साहब के द्वारा ही दिया गया। तो लाइकेन जो सिम्बायोसिस टर्म सबसे पहले यूज किया गया वो पेमी साहब के द्वारा ही यूज किया गया। तो देखिए बेरी का काम देखिए यहाँ पे। और जिंदगी में मैंने एक जगह पढ़ी है कि जीवन के अंदर सक्सेस पाना हर पा सकता है, धन कमाना हर धन कमा सकता है, जीवन में हर मटेरियलिस्टिक चीजें पा सकता है। बट अगर जीवन में अगर रियलिटी सक्सेस किसी को बोली जाए तो वो अगर ये होती है कि दुनिया में जब आप जाओ उससे पहले आपके जैसे आप कम से कम 10 से 20 लोग बना के जाओ। रियलिटी में सक्सेस तो वो होती है। जी हाँ, बेरी साहब भी यही काम करे थे। क्या काम करे थे कि वो जाने से पहले चाहते थे कि यहाँ पर मैं ऐसे बंदों को जरूं, ऐसे लोगों को करूं कि जिससे क्या हो कि उनको भी आगे बढ़े, जीवन के अंदर उनको भी आगे बढ़े। ठीक है, उनको भी आगे बढ़े। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे बात हो पैथोलॉजी के इतिहास की कि ग्रेट ग्रैंडफादर किससे बनाया जाए, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ पैथोलॉजी, तो आप खुद ही बता दोगे मुझे भैया कि कौन बनेगा, कि हमारे बंटी दादा ही बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फादर ऑफ माइकोलॉजी किससे बनाया जाए, तो आप खुद मुझे बता दोगे कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किससे बनाया जाना चाहिए। कि माइकोलॉजी की शुरुआत, फंगस की शुरुआत किसने करी? वो शुरुआत करी हमारे पीए मिशेली साहब ने, पेमी साहब ने। और मैं अगर बात करूं कि फादर ऑफ मॉडर्न
मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करूं या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की बात करूं, एक्सपेरिमेंटल माइकोलॉजी की बात करूं, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी की बात करूं, तो जी हाँ, आपको पता है कौन है वो साहब, वो है हमारे बेरी साहब। एक्सपेरिमेंट तो देखो इन्होंने ही किया था, सारा एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने ही किया था। तो बेरी साहब चाहते थे कि मैं मेरे जैसे और बंदों को बनाऊं, तो इनके अंडर बहुत सारे स्टूडेंट आए, अलग अलग पूरी यूरोपियन कंट्रीज से अलग अलग इनके स्टूडेंट बने, इनके अंडर काम करे। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट बोला कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके चारों ओर मैं जंगल लगाना चाहता हूँ, और जंगल भी हार्ट मतलब दिल के शेप का बनाना चाहता हूँ। तो ये साहब कौन हुए? हार्टिंग साहब हुए, जो बाद में फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी के नाम से जाने गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे वोरोनिन साहब आए। वोरोनिन इनके सबसे वो आइडियल स्टूडेंट, इनके बहुत ही डिटर्मिनेट स्टूडेंट, उसने बहुत काम किया इनके अंडर। इन्होंने क्लब रूट ऑफ केबेज की डिस्कवरी करी, पोटैटो वाट की डिस्कवरी करी, सनफ्लावर रस्ट की डिस्कवरी करी, और तो और जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके अंदर जो रूट नोड्यूल बनता है उसकी भी डिस्कवरी इन्होंने ही की। उसके बाद देखो एक सबसे साइंटिस्ट 1881 के अंदर ये वार्ड साहब जो बेरी के अंडर काम करते थे, वार्ड साहब को इन्होंने समझाया, अरे भाई इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग अपना नाम कमा रहे हैं, वार्ड साहब आप भी कुछ नाम कमा लो, अरे हमारे अंडर हो, आप भी जीवन में कुछ नाम कमा जाओ। वार्ड साहब ने सोचा नहीं मेरे को भी अब कुछ करना चाहिए। तो देखो वार्ड साहब पहले तो यहाँ पे कॉफ़ी रस्ट की उन्होंने ट्रायल लगाई, कॉफ़ी रस्ट पे खूब काम किया, फिर बेर पे काम किया। आपको पता है बेर कौन सा ग्रुप है? ट्रॉपिकल ग्रुप है। इसलिए वार्ड साहब को किस नाम से जाना लगा कि वार्ड साहब को फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाना लगा, क्योंकि बेरी को बेर का शौक था, तो वार्ड साहब से हमेशा बेर लगवाते रहते थे। और वार्ड साहब को जब समझाया कि कुछ करो, तो इन्होंने कॉफ़ी रस्ट पे डिस्कवरी की, कॉफ़ी रस्ट पे काम किया, और ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी यहाँ पे कहलाई। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इनके बहुत फेमस स्टूडेंट प्रोफेसर मिलार्डेट अपने आप में बोर्डो यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर थे, है ना। ये उनसे पढ़े हुए थे, पेमी साहब से, बेरी साहब से पढ़े हुए थे, है ना। एंटोन डी बेरी के स्टूडेंट थे। इनके साथ भी एक बहुत ही अच्छी घटना है कि जो ये बोर्डेक्स मिक्सचर बना है, एक्चुअली इसको बोडो मिक्सचर बोलते हैं, है ना। बोडो मिक्सचर कई बुक्स में गलत लिखा हुआ है, पर रियलिटी में बोडो मिक्सचर होता है। बोडो मिक्सचर कैसे डिस्कवरी, इसकी भी एक अपनी घटना है। एक्चुअली क्या है, ये अपने ट्रायल लगा रहे थे, तो ये जब अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब ये चल रहे थे, तो एक फार्मर का खेत इन्होंने देखा जिसने उन्होंने ग्रेप लगा रखा था। जब वो बाउंड्री के सारे देखे, तो उसने देखा कि किसान ने बाउंड्री के पेड़ पे चारों ओर कॉपर सल्फेट को स्प्रे कर रखा है, और अंदर कॉपर सल्फेट का स्प्रे नहीं कर रखा। अब साइंटिस्ट थे तो देखा कि जिस पे कॉपर सल्फेट का स्प्रे कर रखा है वो प्लांट पे तो कोई डिजीज नहीं है, और जिस पे नहीं कर रखा अंदर उस पे डिजीज है। तो उसने फार्मर को बुलाया, पूछा कि साहब ऐसा क्यों किया किसान साहब आपने? तो किसान ने बोला कि मैंने चारों ओर बाउंड्री पे कॉपर सल्फेट छिड़क दिया, जिससे कि गाय भैंस उसको नहीं खा सके और इंसान भी नहीं खा सके। तो इस वजह से प्रोफेसर मिलार्डेट ने सोचा कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट और फिर उन्होंने लाइम दोनों को मिक्स किया, कॉपर सल्फेट लाइम के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, और फाइनली 5:5 और पानी के साथ मिला के 1000 उन्होंने फाइनली बोर्डेक्स मिक्सचर का फॉर्मेशन कर दिया, जो डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप के अंदर इनकी डिस्कवरी जाने जाती है। यहाँ पर ध्यान में रखना, कॉपर सल्फेट प्री वोस्ट ने भी एज ए बंट के अंदर फंजीसाइड को यूज किया था। बंट साहब लाइम को यूज करते थे, है ना, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों को मिलाकर यहाँ पे नया बोर्डेक्स मिक्सचर ही बना दिया। यहाँ पर फॉरलो एक और इनके स्टूडेंट, और इतने डिटर्मिनेट स्टूडेंट की, इतने जिद्दी स्टूडेंट थे, ये कसम खा रखे थे कि मैं पैथोलॉजी, ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसका मैं एक अलग सब्जेक्ट बना के ही रहूँगा। बेरी साहब को कसम खा रखे थे कि मैं बॉटनी में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इससे पहले तक क्या था कि जितना भी आप पढ़ रहे हो माइकोलॉजी, चाहे अपन बैक्टीरियोलॉजी चाहे वायरोलॉजी, उसको बॉटनी के अंदर पढ़ा जाता। बट फॉरलो ने बोला कि नहीं, अब एक नया इंडिपेंडेंट कोर्स होना चाहिए, और उस कोर्स को किस नाम से जाने लगा? प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाने लगा। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स पढ़ाया जाने लगा, वो भी किसके कारण? फार्लो के कारण। ये भी किसका स्टूडेंट था? ये भी बेरी का स्टूडेंट था। उसके बाद ईजे बटलर साहब, ईजे बटलर भी बहुत ही इंप्रेस थे काम से, बेरी के काम से इंप्रेस थे। ईजे बटलर एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड के प्रोफेसर थे। जब 1905 में यूरोपियन कंट्रीज का इंडिया के अंदर भी इम्पैक्ट हो गया था, ब्रिटेन के लोग इंडिया पे शासन करने लग गए थे, तो ईजे बटलर साहब का क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गया कि जाइए आप इंडिया के अंदर जाइए और वहाँ पे रिसर्च काम कीजिए। तो ईजे बटलर साहब बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन अपनी इंडिया के अंदर आते हैं और रिसर्च का काम शुरू कर देते हैं, और इतना तगड़ा काम करते हैं कि जो भी आज आप काम देख रहे हो इंडिया के अंदर, IARI देख रहे हो, तो ईजे बटलर की देन है। फंगल में इतने सारे रस्ट पे काम किए, वो भी सब ईजे बटलर की देन है। इसलिए ईजे बटलर को फादर ऑफ
इंडियन माइकोलॉजी या इंडियन पैथोलॉजी के नाम से जाने लगा था। उसके बाद यहाँ पे 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी यूके के साइंटिस्ट थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले फंगस में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी, और इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी कि इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उसके बाद देखिए एच.एच. फ्लोर, यस 1942 के अंदर एच.एच. फ्लोर, ये भी यूरोपियन कंट्रीज के थे। ये भी क्या थे, इन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस की डिस्कवरी की, किसमें, फ्लैक्स रस्ट के अंदर, या लिनसीड रस्ट, या एक प्रकार का ओटोसिस रस्ट होता है। सबसे पहले जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस अगर जेनेटिक लेवल पे किसी ने डिस्कवरी तो एच.एच. फ्लोर साहब थे। उसके बाद वंडर प्लांक एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खुद डिस्कवरी, खुद भी कुछ भी रिसर्च नहीं किया था। ये एक मैथमेटिशियन थे, ये पॉलिटिशियन थे, है ना, इन्होंने खुद भी कुछ रिसर्च नहीं किया था, बट ये क्या करते थे, ये बेरी साहब के काम से बहुत प्रभावित थे, उनके रिसर्च पेपर पढ़ा करते थे, उनके जो स्टूडेंट है उनसे कांटेक्ट किया करते थे। उन्होंने क्या किया कि उनके बेरी साहब की रिसर्च फील्ड में आए और उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने प्लांट में डिस्कवरीज की, प्लांट के अंदर क्या क्या रिसर्च लगानी शुरू की, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि प्लांट के अंदर जेनेटिक रेजिस्टेंस पाया जाता है, प्लांट के अंदर भी जेनेटिक रेजिस्टेंस पाया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो इस महान काम के उपलक्ष्य में भी इनको किस नाम से नवाजा गया, इनको फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी के नाम से नवाजा गया। और लास्ट में गेरार्ड साहब आए। गेरार्ड साहब उनके लास्ट स्टूडेंट थे, जो रूट बायोलॉजिकल कंट्रोल, इन्होंने क्या किया कि रूट रोड के अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाए। कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाए, सबसे पहले शुरुआत की, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से जाना लगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरे के पूरे माइकोलॉजी का आपके सामने, पूरे के पूरे फंगस या माइकोलॉजी के अंदर जितनी भी प्लांट पैथोलॉजी के केस में सिग्निफिकेंट हिस्ट्री होती है, उसको मैंने पूरी कहानी की तरह आपको सिंप्लीफाई किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कि बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी तो अभी तो हुई ही नहीं, तो प्लांट पैथोलॉजी कंप्लीट तो हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा था कि सर अभी तो इंटरवल हुआ है, फिल्म तो मेरी पूरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पेश है आपके सामने बैक्टीरियोलॉजी। तो देखिए बैक्टीरियोलॉजी का रिलेशन यहाँ पे आई है होलन सिटी में। ये वही एंटोनी ल्यूवेनहॉक जिसने क्या किया था, जिन्होंने यहाँ पे सिंपल लेस बना दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बहुत छोटे है मार्को ऑर्गेनिज्म को देखने लगे थे और उनको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एनिमल्क्यूल्स नाम दे दिया था, एनिमल्क्यूल्स नाम दे दिया था। अरे सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, छोटे छोटे जीवों को देखने लगा। तो उसके बाद यहाँ पे मेन साइंटिस्ट है 1874 में, क्या है, लुईस पास्चर। इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने प्रिंसिपल्स दिए, प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्मेंटेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पास्चुराइजेशन। ये मेन प्रिंसिपल जो आज आप कोरोना के कारण, कोरोना टाइम में वैक्सीनेशन की बात कर रहे हो, इसका प्रिंसिपल किसने दिया पता है आपको? उसका प्रिंसिपल लुईस पास्चर ने ही दिया था। उसके बाद 1876 में रॉबर्ट कोच साहब आए, ये जो फिजिशियन थे, ये भी इन्होंने भी कई डिजीज के बारे में स्टडी की, जो बैक्टीरिया की डिजीज होती है, जैसे एंथ्रेक्स हो गई, कोलेरा हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, टाइफाइड हो गई, इनकी डिजीज के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया कि ये बैक्टीरिया के कारण होती है। और मैन सबसे काम रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर कोच पोस्टुलेट्स दी। क्या दी? कोच पोस्टुलेट्स, 3 कोच पोस्टुलेट्स दी। तो आप में से जो भी है एमएससी के बाद जो लैबोरेटरी में जाते हो, प्रैक्टिकल फील्ड करते हो, तो रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट्स, 3 कोच पोस्टुलेट्स का ही आप पालन करते हो। इतना बड़े काम के कारण ही रॉबर्ट कोच को क्या नवाजा गया, मॉडर्न ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। और दूसरा मॉडर्न ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के साथ साथ बैक्टीरियल फादर ऑफ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाने लगा। अब देखो इसके बाद जो ये मैडम आई थी, यहाँ पे मैं आपको कहानी जो सुना रहा था, जो ये मैडम आई थी जिनके साथ उनकी बहू के बच्चा था, वो बच्चा बाद में E.F. स्मिथ के नाम से जाने लगा, जो यूएसए के अंदर, क्योंकि ये यूएसए से थी मैडम, ये यूएसए के अंदर वहाँ पे ये स्टडी कर रहा था, है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा था। इनके जो गुरु थे, उन गुरु का नाम था टी.जे. बरिल साहब। क्या नाम था? टी.जे. बरिल साहब, यूए के जो इनके गाइड थे। टी.जे. बरिल ने उस वक्त 1878 के अंदर सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया कि फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल किसके कारण होती है? इरविनिया अमाइलोवोरा के नाम से होती है। ये बात E.F. स्मिथ को बहुत अच्छी लगी। E.F. स्मिथ ने सोचा कि नहीं, इसके अंदर और डिटेल स्टडी की जाए। तो इन्होंने जितनी भी कुकुरबिटेसिस क्रोप थी, उसके अंदर विल्ट की डिजीज की सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली, रूट रोड की डिजीज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, और बहुत सारे इंपोर्टेंट इन्होंने क्या निकाले, पब्लिश पेपर किए। और जो रॉबर्ट कोच का जो चौथा पोस्टुलेट्स था, जो
सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट वो भी स्मिथ के द्वारा ही दिया गया। इतने सम्मान किया गया ईएफ स्मिथ के द्वारा, बहुत बैक्टीरियोलॉजी में नाम किया, बहुत बैक्टीरियोलॉजी में काम किया, बट उसकी शुरुआत देखो यहाँ पर पहले ही हो चुकी थी कि जब इसकी पत्नी जब एंटोनी वैन ल्यूवेनॉक से बात कर रही थी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट यहीं ना कहीं, हाँ कह सकते हैं कि बचपन में ही उसने सीख लिया था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो देखो अगर बात करें अपन कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाए, तो आपको क्या लगना चाहिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन बने? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक बने। अरे इन्होंने ही माइक्रोस्कोप के बारे में छोटे छोटे जीव को देखना शुरू किया था, तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को ही नाम जाता है। ईएफ स्मिथ को फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना गया। जी हाँ, टीजे बरेल ने तो सिंपल डिजीज के बारे में बताया बस कि इस डिजीज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और फायर ब्लाइट पियर इस डिजीज का कॉजल ऑर्गन, बट एक्चुअली में जो काम किया, अरे फोर्थ कोस्ट पोस्टुलेट दिया और इतने सारे जो रिसर्च पेपर किए और बहुत बैक्टीरिया नाम किया, तो इनको भी अवार्ड से नवाजा गया फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी। अब यहाँ तक बैक्टीरियोलॉजी का पूरा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपने वायरोलॉजी की। तो वायरोलॉजी का क्या सीक्वेंस है या वायरोलॉजी का हिस्ट्री में कैसा लिंक आपको मिलता है? तो देखो मैं लिंक में आपको बता दूं, ये साहब एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, चलिए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, आपको मैंने बताया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्लॉथ मर्चेंट थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका पोता, यानी पोता समझते हैं उनका बेटा आया होगा, पर बेटे का इतना इंपॉर्टेंट कोई सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं थी, बट बेटा उसका नाम था निक, और यही निक किस नाम से फेमस हुए बाद में? बेजर निक नाम से फेमस। ये बंदे भी बड़े बिजनेसमैन थे। एक्चुअली हुआ क्या कि एक बार मेयर साहब ने क्या किया, मेयर साहब आए और मेयर साहब यहाँ पे एक मेयर साहब जर्मनी के बायोकेमिस्ट थे। मेयर साहब ने क्या किया कि एक प्लांट में डिजीज देखी, तो उसने क्या किया कि पत्ती ली, पत्ती का चूरा किया और उसमें लिक्विड बनाया, उसका सैप बनाया, और जो हेल्दी प्लांट था उसमें वो लिक्विड या सैप उसमें उसको कर दिया, उसको डाल दिया। तो उसने देखा कि हेल्दी प्लांट में भी क्या हुआ, डिजीज हो गई। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण है मेरे दोस्त कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिजीज जा रही है, उसको सैप ट्रांसमिशन बोल दिया। और मेयर ने क्या बोला, उसको यहाँ पे सोचा कि इस इंफॉर्मेशन को क्या करूँ मैं, पब्लिश करूँगा, इस इंफॉर्मेशन को क्या करूँगा मैं, पब्लिश करूँगा, और उन्होंने पेपर को पब्लिश किया, है ना। अब देखो बस उसने गलती ये कर दी, 1886 में पेपर पब्लिश किया, बस गलती ये कर दी मेयर साहब ने कि वो जो सैप ट्रांसमिसिबल था उसको उसने बोल दिया था कि ये बैक्टीरिया जैसा ही है, बट माइक्रो बैक्टीरिया बोल दिया था। मेयर साहब से ये गलती हो गई थी, है ना। जब ये बात किसको पता पड़ती है, हमारे बेजरनिक साहब को पता पड़ती है कि बेजरनिक साहब को यार ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो बेजरनिक अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, उनके कलीग को फ़ोन करते हैं जो बॉटनिस्ट था, जो बॉटनी से जो प्रोफेसर था 1892 में, जो बोलते डीजे इवानोवस्की को बोलते हैं कि यार इस पे कुछ आप काम करो, क्योंकि मेयर साहब बोल रहे हैं कि कुछ टोबैको मोज़ेक वायरस मतलब कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हैं, टीएमवी उस वक्त नाम नहीं दिया गया था, पर टीएमवी पे वो काम कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक में दूसरे फैलने से डिजीज क्रिएट करता है। तो डीजे इवानोवस्की ने इसको क्रिएट किया और देखा कि इसको बैक्टीरियल फिल्टर से भी उसने अगर एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो डीजे इवानोवस्की को पता चला कि ये तो बैक्टीरिया के फिल्टर से भी क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन किसको दी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेजरनिक को दी। तो बेजरनिक को बात समझ में आ गई, और ये वैसे भी बड़े बिजनेसमैन थे, तो बड़े बिजनेसमैन आपको पता ही है, जल्दी से डिसीजन लिया और इसको एक नाम दे दिया 1896 में। क्या नाम दिया साहब कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडिनम, जिसको लास्ट में वायरस नाम से जानने लगा, है ना। तो वायरस टर्म भी किसने दिया, बेजरनिक ने। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडिनम भी टर्म किसने दिया, बेजरनिक ने किया। बट अभी तक ये नहीं पता था कि एक्चुअली में जो वायरस है वो एक्चुअली में है क्या भाई। अभी तक तो उसको जहर के नाम से ही जाने लगा था कि कोई चीज मटेरियल होती है जो डिजीज क्रिएट करती है। तो 1935 के अंदर यूएसए के एक अंदर WM स्टैनले साहब थे, जो बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले इसके बायोकेमिकल नेचर क्रिएट कर दिया। एक्चुअली किया क्या, उन्होंने अमोनियम सल्फेट एक क्रिस्टल को यूज किया गया, अमोनियम सल्फेट कंपाउंड को यूज किया गया और वायरस का क्रिस्टलाइजेशन कर दिया। क्रिस्टलाइजेशन कब होता है कि जब प्रोटीन कंटेंट हो, जब भी क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल होता है। और WM स्टैनले ने यह प्रूव कर दिया कि ये जो वायरस है उसके अंदर प्रोटीन कंफर्म है। और इतनी बड़ी डिस्कवरी हो गई यहाँ पे कि
सबसे पहले कोई वायरस का नेचर बता सका तो डब्ल्यू स्टेनली थे, इसलिए इसको नोबेल प्राइज से यहाँ पे सम्मानित किया गया। अब ये बात देखो, अभी तक सिर्फ वायरस के प्रोटीन नेचर की बात हुई थी, बट ये नहीं पता पड़ा था कि वायरस में और क्या चीज है। तो इस घटना को यूरोपियन कंट्रीज ने भी सीरियसली लिया और बाउडेन एंड पियरी नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर डिस्कवरी करी और डिस्कवरी करके फाइनली प्रूव कर दिया कि प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। और जब से न्यूक्लियस जो अपना वायरस है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाने लगा है। और ये सारे काम कौन से वायरस पे हो रहे थे? उस वक्त टोबैको मोज़ेक वायरस पे हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ेक वायरस का ही होता है। तो इस पूरी घटना के अंदर आपने वायरोलॉजी पढ़ी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे बनना चाहिए, फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे बनना चाहिए, तो आप बिल्कुल यस यहाँ पे फादर ऑफ वायरोलॉजी देखो, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टाजियम वाइवा फ्लूडिनम नाम दिया, यहाँ पे वायरस शब्द नाम दिया और यहाँ पे डीजी वायरस को भी बोला काम करो, तो इसलिए बेचरनिक को फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से नवाजा गया। अब मैंने आपको एक शुरू के अंदर आपको एक डिस्क्लेमर आपके सामने रखा था कि जब आपको पूरी कहानी समअप कर दूंगा, मैं पूरी कहानी समअप कर दूंगा, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इस पूरी हिस्ट्री में, इस पूरी किरदार के अंदर आपको ऐसा कौन सा बंदा लगा कि जिसको जो डिजर्व करता है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से नवाजा जाए। जी हाँ, क्योंकि आपने फादर ऑफ माइकोलॉजी पढ़ लिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पढ़ लिया, फादर ऑफ वायरोलॉजी भी पढ़ लिया और फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी भी पढ़ लिया। तो यहाँ पर अब बात आती है कि पूरे के पूरे काम में, पूरे पैथोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे मेन काम किसका था? जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर सही है, आप सही सोच रहे हैं, उसका बिल्कुल आंसर आपके सामने बिल्कुल सही है। उसका आंसर जाता है अपने, जी हाँ, उसका आंसर बिल्कुल सही है। उसका आंसर क्या जाता है? उसका आंसर जाता है आपके आंसर बिल्कुल सही है। उसका आंसर जाता है आपके फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जी हाँ, एंटोन डी बेरी को। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा काम किया था उन्होंने कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से उनको नवाजा गया। तो ये पूरी हिस्ट्री को अगर मैं समराइज करूँ तो देखो ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक डिजाइन करके दी है ना। आप यहाँ से हिस्ट्री के अंदर आप पूरा रिलेट कर सकते हो कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया, किसने कौन कहाँ का था, किसका क्या क्या बुक थी, किसने किस फंगस पे काम किया, बैक्टीरिया पे किसने काम किया और मेन काम किसने किया जिसपे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाए, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहलाए या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जाए, है ना। पूरा का पूरा हर एक ईयर, हर एक सन के साथ मैंने पूरा सिंपलीफाई में इसको डिजाइन किया है। होप ये आपको पसंद आएगी, होप आप इसको दोबारा रिवाइज करना, आप देख सकते हैं तो आपको क्लियर फॉर्म में हो जाएगी। इस हिस्ट्री के देखो फायदे ये हैं कि आप यहाँ से सारे के सारे साइंटिस्ट के साथ आप बता सकते हो कि उन्होंने क्या क्या, उनका फेमस किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो एक टास्क है आपके सामने, असाइनमेंट है, तो आप उनके सामने नेशनलिटी लिखिए उनकी, और उन्होंने इंपोर्टेंट अगर किसी ने बुक लिखी होगी तो वो बुक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्लांट पैथोलॉजी जो मैंने पढ़ाई है, अगर उसको मैं डेडिकेट करना चाहूँ तो मैं डेडिकेट करूँगा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। हमारे सर को डेडिकेट करूँगा, हमारे एचओडी को डेडिकेट करूँगा, हमारे डीन को डेडिकेट करूँगा, और साथ में मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने इस पूरा सपोर्ट किया इस वीडियो बनाने को, मैं नाम नहीं ले सकता पर उन सबको मैं सपोर्ट कर थैंक यू करूँगा, है ना। अभी रुकिए, आप जाइए मत, जी हाँ जाइए मत, अभी तो मैन बाकी है पिक्चर मेरे दोस्त, अभी जाइए मत, अभी मत जाइए, अभी मत जाइए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और अगर आप और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं इंडियन पैथोलॉजिस्ट में, इकोनॉमिक्स के अंदर, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर और यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, अगर इस तरीके की अगर स्टोरी के रूप में अगर आपको याद करने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आपका ऐसे भी हो, आपका फीडबैक कैसा भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डजंट मैटर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ या नहीं हूँ, बट मेरे विचार करने के जो लक्ष्य है उसको मैं विचार जरूर करूँगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखो कोरोना टाइम के अंदर कोई धन से सेवा कर रहा है, कोई मन से सेवा कर रहा है, हमारे पास विद्या है तो मैं विद्या की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं डेली सुबह क्लास लेता हूँ, क्लास का टाइम 7 बजे रहता है, उस क्लास में रिकॉर्डेड वीडियो में देता हूँ, डेली 15 से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सबका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखता हूँ, एनी टाइम व्हाट्सएप आपके सामने फैसिलिटीज आप जिसमें कंसल्ट कर सकते हो। ये पूरा प्लांट पैथोलॉजी को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया है। तो प्लांट पैथोलॉजी के जो पार्ट 1 है बेसिक पैथोलॉजी,
उसके अंदर भी देखो आज हिस्ट्री का अपन ने पूरा कंप्लीट इस तरीके से पढ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो या आप नोट्स अगर आप चाहते हैं तो इस स्टडी मटेरियल जो स्टडी जंक्शन नाम का एक ऐप है उस पर आइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। वहाँ पर आप एपिडेमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के नोट्स अवेलेबल है, फॉरेस्ट्री के नोट्स अवेलेबल है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नोट्स अवेलेबल है और धीरे धीरे सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे और उसका कोई भी चार्ज मैंने नहीं रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है टेस्ट सीरीज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आपके पास हजारों स्टडी मटेरियल आ जाए, आपके पास दुनिया की सारी बुक्स आ जाए, आपके पास सारा का सारा कंटेंट आ जाए, बट अगर आपने टेस्ट की प्रैक्टिस, टेस्ट भी कौन सा वाला, एक्सक्यूज मी, टेस्ट भी प्रॉपर क्वालिटी वाला टेस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ एक तरफ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और एक तरफ 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पर 10 क्वेश्चन अगर ऐसे हैं कि आपका स्टडी मटेरियल, आपका कंटेंट, आपका कंसेप्ट उसको क्लियर करते हैं तो 10 क्वेश्चन इज द फार बेटर फ्रॉम 1000 क्वेश्चन, है ना। तो इसी प्रकार की क्वालिटी टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसमें सारे सब्जेक्ट में आपको कंसेप्ट रीडिंग के क्वेश्चंस आपको कवर होंगे। साथ में मैं आपको और बताऊं तो अगर आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार की आपको लगता है कि आप कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, तो इस फ़ोन नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा मेरा विजन मैं आपको बताऊँ, सिंपली मेरा विजन ये है कि अगर इंडिया के अंदर रियलिटी में एग्रीकल्चर में आप कुछ करना चाहते हो, रियलिटी में चाहते हो कि इंडिया अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारे टीचर का कहना था ऑनरेबल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी कि एग्रीकल्चर से बड़ा बिजनेस कोई भी बिजनेस नहीं है, एग्रीकल्चर से बड़ा बिजनेस कोई बिजनेस नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक एग्रीकल्चर के अंदर बूम नहीं आया है, अपने पीक स्टेज पे नहीं आई है, तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं, क्योंकि 3 लेवल पे काम करना पड़ेगा एक स्टूडेंट के लेवल पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक डॉक्टर का बेटा एक डॉक्टर बनता है, एक लॉयर का बेटा एक लॉयर बनता है, बट एक किसान का बेटा कभी भी किसान नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि मैं भी एक ऑफिसर बनूँ। ये भी बिल्कुल जी हाँ, आप भी ऑफिसर्स बनो, आप भी सब बन सकते हो, बट अगर 100 स्टूडेंट है, 100 में से 20 की ही अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो बाकी 80 का क्या, तो 80 के लिए कभी ऐसा मॉडल होना चाहिए कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, अरे वो कुछ कर सके, अरे वो कुछ दुनिया के अंदर ऐसा कंट्रीब्यूट कर सके जिससे वो खुद भी कमा सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। दूसरा कंट्रीब्यूट मैं कर रहा हूँ कि फार्मर के लेवल पे, जी हाँ, फार्मर के लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको प्रोवाइड करें, कैसे उनका फार्मिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे लगे। तो स्टार्टिंग हमने इनपुट से किया, इनपुट से वेजिटेबल्स पे आए, वेजिटेबल से फ्रूट्स पे आए, पर फ्रूट्स थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। और लास्ट में आपको पता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये आपने देखा होगा पिछले क्षेत्र में कई प्रकार की बीमारियां आ गई है, कैंसर हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, बाल जड़ जाते हैं और न जाने कितनी प्रकार की एंजाइटीज बीमारी आ गई है। ये सब खान पीन चेंज हुआ है। जी हाँ, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बहुत प्रकार के यूज करने वाले हैं, जो अपनी सिटीज के अंदर जो माल आता है वो पता नहीं कहाँ से आता है। तो आपके सामने फ्यूचर है कि शहर के अंदर भी इस तरीके का आप कुछ कर सके जिससे उसको ऑर्गेनिक या प्रॉपर आप फूड प्रोवाइड कर सके, है ना। और लास्ट में आपको थैंक यू बोलूँगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इसके लिए मोटिवेट किया और डेली जो क्लास लेने आते हैं उन सबको वेरी वेरी थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप अपना रेस्पॉन्स फीडबैक जरूर देना, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आप रेस्पॉन्स जरूर देना। थैंक यू सो मच।